यहाँ एक कहानी है। 2025, एक वैज्ञानिक का सपना। रमेश 40 साल का एक जुनूनी वैज्ञानिक था। उसकी दुनिया उसके छोटे से लैब में सिमटी हुई थी। पिछले 10 सालों से वो एक ही सपने को जी रहा था, -1 टाइम ट्रैवल मशीन बनाना। दिन रात की कड़ी मेहनत, अनगिनत असफलताओं और लोगों की हंसी के बावजूद रमेश ने हार नहीं मानी। उसकी पत्नी और बच्चे भी अब उसकी धुन को समझने लगे थे, या शायद उन्होंने उम्मीद छोड़ दी थी कि रमेश कभी एक सामान्य इंसान बन पाएगा। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, लैब में एक अजीब सी गड़गड़ाहट हुई। मशीन से नीले रंग की रोशनी निकली और फिर सब शांत हो गया। रमेश की आंखों में चमक आ गई। वो सफल हो गया था। उसने अपनी टाइम ट्रैवल मशीन बना ली थी। 3000 भविष्य का भयावह दृश्य। रमेश ने सावधानी से मशीन में साल 3000 डाला और एक गहरी सांस ली। एक पल के लिए उसे लगा कि सब कुछ घूम रहा है और अगले ही पल वो एक बिल्कुल नई दुनिया में था। लेकिन ये दुनिया वैसी नहीं थी जैसा उसने सोचा था। उसने जो देखा वह चौंकाने वाला और भयावह था। समुद्र का पानी काला और जहरीला हो चुका था। उसमें से दुर्गंध आ रही थी। चारों ओर बंजर जमीन फैली हुई थी। जहां कभी हरे भरे जंगल हुआ करते थे, वहां अब सिर्फ सूखी धरती थी। लोग पेड़ों को काट चुके थे और कुछ जगहों पर तो जंगल आग में जल रहे थे। कहीं भी एक भी पेड़ पौधा नजर नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि सालों से बारिश हुई ही नहीं थी। आश्चर्य की बात यह थी कि कोई भी इंसान गरीब नहीं था। हर कोई अमीर था। हर किसी के पास महंगी कारें और हेलीकॉप्टर थे। आसमान छूती इमारतें हर जगह खड़ी थीं। लेकिन इन सबके बीच प्रदूषण का एक घना गुबार छाया हुआ था, जिससे सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। और भी अजीब बात यह थी कि लोग प्लास्टिक की चीजें खा रहे थे। पूजा पाठ का कोई नामो निशान नहीं था। भयंकर गर्मी पड़ रही थी और लड़कों की संख्या लड़कियों से कम थी। हर कपल के पास सिर्फ एक बच्चा था, जैसे कि ये कोई नियम हो। रमेश ने देखा कि कई देश एक दूसरे से मिल गए थे, जबकि कई अन्य देश एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे, युद्ध की स्थिति में थे। कायदे कानून बहुत सख्त थे, फिर भी इंसान बड़ी संख्या में अपराध कर रहे थे, जैसे कि उन्हें किसी बात का डर न हो। रमेश का दिल डूब गया। यह वो भविष्य नहीं था जिसका उसने कभी सपना देखा था। वो जिस सभ्यता को जानता था वो पूरी तरह से बदल चुकी थी और इस बदलाव में कुछ भी अच्छा नहीं था। उसे महसूस हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी थी इस भयावह भविष्य को देखकर। उसे अब किसी भी कीमत पर वापस लौटना था और इस ज्ञान के साथ क्या करना है ये तय करना था। क्या वो इस आने वाली तबाही को रोक पाएगा, या ये सब कुछ उसकी पहुंच से बाहर हो चुका था? रमेश की टाइम मशीन अब उसकी वापसी की एकमात्र उम्मीद थी, लेकिन उसके मन में एक भयानक विचार कौंधा। क्या वो जिस दुनिया में वापस जाएगा उसमें इस भविष्य की कोई छाप तो नहीं होगी? क्या वो इस ज्ञान के बोझ तले दबकर रह जाएगा, या वो कुछ कर पाएगा? रमेश ने अपने दिल की धड़कनें महसूस की, जो इतनी तेज थीं कि मानो अभी बाहर आ जाएंगी। उसने कांपते हाथों से टाइम मशीन पर वापसी का बटन दबाया। एक बार फिर वही नीली रोशनी और गड़गड़ाहट, और फिर सब शांत। जब उसने आंखें खोली तो वो अपने परिचित लैब में था। दीवार पर टंगी घड़ी 2025 का साल दिखा रही थी। वो वापस आ गया था, लेकिन अपने साथ भविष्य का एक डरावना सच ले आया था। उसने तुरंत मशीन बंद कर दी। उसे लगा जैसे उसके ऊपर कोई भारी बोझ आ गया हो। जिस सपने को उसने पूरा करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी, वही सपना अब एक भयानक हकीकत बनकर सामने था। वो घंटों वहीं बैठा रहा, भविष्य के उन दृश्यों को याद करता रहा। काले समुद्र, बंजर जमीन, प्लास्टिक खाते लोग और अपराध में डूबी दुनिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस ज्ञान के साथ क्या करे। क्या वो लोगों को बताएगा? कौन उस पर विश्वास करेगा? उसे एक पागल वैज्ञानिक ही माना जाएगा। लेकिन अगर उसने कुछ नहीं किया तो क्या वो चुपचाप उस भयानक भविष्य को आने देगा? ये सोचकर ही उसे घिन आ रही थी। उसकी अंतरात्मा उसे कचोट रही थी। एक नई लड़ाई की शुरुआत रमेश ने अगले कुछ दिन एकांत में बिताए। उसने अपनी प्रयोगशाला में खुद को बंद कर लिया और लगातार सोचता रहा। उसे पता था कि वो इस जानकारी को अपने तक नहीं रख सकता। उसे कुछ करना होगा। लेकिन क्या? सबसे पहले उसने अपनी टाइम मशीन को एक गुप्त जगह पर छिपा दिया। वो नहीं चाहता था कि ये शक्तिशाली उपकरण किसी गलत हाथों में पड़े। फिर उसने भविष्य की उन समस्याओं पर शोध करना शुरू किया जो उसने देखी थी। जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, प्राकृतिक संसाधनों का विनाश और सामाजिक विघटन। उसे ये जानकर हैरानी हुई कि 2025 में भी इन समस्याओं के शुरुआती संकेत मौजूद थे, लेकिन लोग उन्हें गंभीरता से नहीं ले रहे थे। उसने फैसला किया कि वो जागरूकता फैलाने का काम करेगा। उसने लेख लिखने शुरू किए, अपनी पहचान छुपाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किए और छोटे छोटे ग्रुप्स में लोगों से बात करने लगा। वो सीधे तौर पर टाइम ट्रैवल या भविष्य की बात नहीं कर सकता था, लेकिन वह उन समस्याओं पर ध्यान केंद्रित कर रहा था जो भविष्य को इतना भयानक बना रही थी। रमेश ने नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के बारे में बात की, पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर जोर दिया और उपभोगवाद के खिलाफ चेतावनी दी। उसने लोगों को पेड़ लगाने और प्लास्टिक का उपयोग कम करने के लिए प्रेरित किया। उसे मालूम था कि ये एक लंबी और कठिन लड़ाई थी, लेकिन उसके पास अब एक शक्तिशाली प्रेरणा थी। उसने खुद भविष्य देखा था और वो उसे बदलने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। आशा की एक किरण। रमेश ने अपनी प्रयोगशाला को एक नए मिशन के लिए तैयार किया।
अब उसका लक्ष्य केवल आविष्कार करना नहीं था, बल्कि दुनिया को बचाना था। उसने उन वैज्ञानिकों और पर्यावरणविदों से संपर्क साधना शुरू किया जो इन समस्याओं पर काम कर रहे थे। वो उन्हें अपनी अनोखी अंतर्दृष्टि साझा कर रहा था, बिना ये बताए कि उसे ये कहां से मिली थी, और उन्हें अपने शोध में मदद करने की पेशकश कर रहा था। ये एक धीमी प्रक्रिया थी और अक्सर निराशा भी होती थी। कई बार उसे लगता था कि वो अकेला है और उसकी कोशिशें बेकार हैं। लेकिन जब भी उसे ऐसा लगता, भविष्य के वे भयावह दृश्य उसकी आंखों के सामने आ जाते और उसे फिर से लड़ने की शक्ति मिल जाती। रमेश जानता था कि वो अकेला भविष्य नहीं बदल सकता, लेकिन उसे ये भी पता था कि अगर हर कोई थोड़ा थोड़ा योगदान दे तो एक बड़ा बदलाव आ सकता है। उसने अपनी पूरी जिंदगी एक सपने को पूरा करने में लगाई थी, और अब उसका नया सपना था भविष्य को बचाना। ये एक ऐसा सपना था जो मानवता के अस्तित्व के लिए बहुत जरूरी था। क्या रमेश अपनी कोशिशों में सफल होगा? क्या वो 3000 के उस भयावह भविष्य को बदल पाएगा, या क्या इंसानियत अपने विनाश की ओर बढ़ती रहेगी जैसा कि उसने देखा था? कहानी से मिली सीख। रमेश की कहानी हमें कई महत्वपूर्ण सीख देती है जो हमारे वर्तमान और भविष्य दोनों के लिए प्रासंगिक है। पर्यावरण संरक्षण का महत्व। कहानी का सबसे बड़ा संदेश ये है कि हमें अपने पर्यावरण का ध्यान रखना चाहिए। प्रदूषण, पेड़ों की कटाई और प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन भविष्य में विनाशकारी परिणाम दे सकता है, जैसा कि रमेश ने 3000 के साल में देखा। हमें समझना होगा कि धरती हमारा घर है और इसे सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। उपभोक्तावाद और अति विकास के खतरे। कहानी दिखाती है कि केवल आर्थिक समृद्धि और तकनीकी प्रगति ही सब कुछ नहीं है। जब लोग सिर्फ पैसे और भौतिकवादी चीजों के पीछे भागते हैं तो वे नैतिक मूल्यों और प्रकृति से दूर हो जाते हैं। महंगे घर, कारें और ऊंची इमारतें प्रदूषण और सामाजिक समस्याओं को नहीं छिपा सकती। मानवीय मूल्यों का पतन, भविष्य में पूजा पाठ का न होना और प्लास्टिक जैसी चीजें खाना दर्शाता है कि मानवीय मूल्यों और परंपराओं का कैसे क्षरण हो सकता है। जब हम अपनी संस्कृति और नैतिक आधार को छोड़ देते हैं तो समाज में अपराध और अव्यवस्था फैल जाती है, चाहे कानून कितने भी सख्त क्यों न हो। जनसंख्या संतुलन और लैंगिक असमानता। कहानी में लड़कों का कम होना और हर कपल का सिर्फ एक बच्चा होना जनसंख्या असंतुलन की ओर इशारा करता है। ये दर्शाता है कि भविष्य में किस तरह के सामाजिक और जैविक बदलाव आ सकते हैं यदि हम इन चीजों पर ध्यान न दें। आशा और बदलाव की शक्ति। रमेश की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों न हो, आशा हमेशा बनी रहती है। रमेश ने भविष्य की भयावहता देखी, लेकिन वो चुप नहीं बैठा। उसने बदलाव लाने की कोशिश की। ये हमें प्रेरणा देता है कि हमें भी छोटी छोटी शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि छोटे प्रयास मिलकर बड़ा बदलाव ला सकते हैं। ये कहानी हमें चेतावनी देती है कि यदि हम अपने वर्तमान व्यवहार में बदलाव नहीं लाते हैं तो हमारा भविष्य भी वैसा ही हो सकता है जैसा रमेश ने देखा। ये हमें याद दिलाती है कि हमारे पास अभी भी समय है और हम अपने कार्यों से भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। क्या आप इस कहानी के किसी खास पहलू पर और बात करना चाहेंगे? रमेश ने भविष्य की भयावहता देखी, लेकिन वो चुप नहीं बैठा। उसने बदलाव लाने की कोशिश की। ये हमें प्रेरणा देता है कि हमें भी छोटी छोटी शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि छोटे प्रयास मिलकर बड़ा बदलाव ला सकते हैं। ये कहानी हमें चेतावनी देती है कि यदि हम अपने वर्तमान व्यवहार में बदलाव नहीं लाते हैं तो हमारा भविष्य भी वैसा ही हो सकता है जैसा रमेश ने देखा। ये हमें याद दिलाती है कि हमारे पास अभी भी समय है और हम अपने कार्यों से भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। क्या आप इस कहानी के किसी खास पहलू पर और बात करना चाहेंगे? ये जानने के लिए बने रहें हमारी चैनल केपी मॉस पर। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी कहानी आपके पास सबसे पहले पहुंचे।